ठीक है भैया। तो बात करते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स होता क्या भैया? क्या हुआ? रे ऑप्टिक्स तो भैया क्या है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the different phenomena related to light, कह रहा है फिजिक्स की ब्रांच है, इसके अंदर हम बहुत सारे फिनोमेना को पढ़ते हैं और सारे फिनोमेना किससे रिलेटेड होते हैं? लाइट से। एग्जांपल में रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ रखा होगा इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पांचवा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये भैया और बहुत सारे फिनोमेना है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना को आपको लाइट के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे फिनोमेना किसमें आते हैं? रे ऑप्टिक्स कैटेगरी। किसमें आते हैं? रे ऑप्टिक्स। जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बताएगा मुझे। देखिए लाइट आती है और स्मूथ एंड ओपेक सरफेस से टकराती है। किससे टकराती है? स्मूथ मतलब क्या होता है? जो एकदम चिकना हो। ओपेक मतलब जिसके लाइट आर पार ना जा सके, ठीक भैया। जब ऐसी सरफेस से लाइट टकराती है तो लाइट उसी मीडियम में क्या होती है? वापसी भाग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर द collision with smooth and opaque सरफेस। कह रहा भैया जब लाइट आपकी स्मूथ और ओपेक सरफेस से टकराती है तो लाइट उसी मीडियम में क्या होती है? भाग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए भैया ये है आपकी स्मूथ एंड ओपेक सरफेस। जनरली इसको हम क्या कहते हैं भैया? मिरर। क्या कहते हैं इसको? मिरर कहते हैं, ठीक है भैया। लाइट आई, टकराई और वापसी सी मीडियम में भाग गई। यहाँ पर ये इसे क्या कहते हैं भैया? इंसिडेंट रे, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है भैया। इसे क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना भैया। अब आता है भैया नोट में एक बात सुनना, नोट में रिफ्लेक्शन अकर ओनली विद मिरर। ओनली विद किसके साथ होता है भैया? केवल मिरर के साथ। मिरर क्या होता है भैया? स्मूथ एंड ओपेक सरफेस। मिरर क्या होती है भैया? स्मूथ एंड ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं? मिरर करते हैं। जब भी लाइट ऐसे टकराती है तो उसी मीडियम में वापसी चली जाती है, ठीक है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नोट फर्स्ट है, नोट सेकंड देखिए, ध्यान दीजिएगा भैया। नोट सेकंड में देखिए कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन जब होता है तो ध्यान रखना भैया स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती भैया? कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में कभी चेंज, रीजन क्या है? क्योंकि भैया मीडियम चेंज नहीं होता।
लाइट की स्पीड चेंज होती है मीडियम के चेंज होने पर, और आपको पता है रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम चेंज नहीं होता, इसीलिए आपकी लाइट की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट है। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो वेवलेंथ समझते हो ना भैया, आपने देखा होगा वेव कुछ इस तरीके से चलती है ऐसे, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज हुआ ना, तो इतना ही डिस्टेंस, मान लीजिए जीरो से लेके टी टाइम, ये जीरो से लेके क्या है, टी टाइम है, तो अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो जीरो से लेके टी टाइम में इतना ही डिस्टेंस हर क्या करेगी, जीरो से टी टाइम में कवर करेगी। मतलब समझे, एक सेकंड में मान लीजिए 1 मीटर का वेवलेंथ कवर कर रही थी, कितना कर रही थी, 1 सेकंड में 1 मीटर का वेवलेंथ कवर कर रही थी, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 1 सेकंड में अगले 1 सेकंड में भी क्या होगी, 1 मीटर ही कवर करेगी, तो इसका मतलब वेव की लेंथ क्या होती है, वो भी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगला, तीसरा, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, लाइट की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे कोई सा भी फिनोमेना हो, चाहे रिफ्लेक्शन ले लो, चाहे रिफ्रैक्शन ले लो, चाहे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, कोई सा भी फिनोमेना लो, हर जगह पर क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होगी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं भैया मिरर की, किसकी बात करते हैं, मिरर। मिरर क्या होता है, स्मूथ एंड ओपेक सरफेस, क्या होता है, ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं भैया, मिरर कहते हैं। देखिए, स्मूथ और ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब देखिए, दो टाइप के मिरर होते हैं अपने पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला क्या होता है भैया, स्पेरिकल मिरर, और दूसरा होता है आपका प्लेन मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं स्पेरिकल मिरर की, तो हमें बेसिकली यहाँ पर स्पेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है भैया, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं इसको, जो मिरर्स आते हैं उनको स्पेरिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्फीयर से काटे जाते हैं। कहां से काटे जाते हैं, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम होलो स्फीयर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है भैया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। कितने टाइप के होते हैं आपके स्पेरिकल मिरर, दो टाइप के। पहला क्या होता है भैया, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है भैया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भैया, अब कॉनकेव मिरर किस शेप का होता है, तो भैया बता दूं आपको, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके के शेप का होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है, समझ गया, ये दो टाइप के आपके पास स्पेरिकल मिरर है। इनके बारे में बता दूं तो नोट में ध्यान रखना, फोकस क्या होता है, डेफिनेट होता है, क्या होता है, फिक्स फोकस होता है इनका। फोकस ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट फोकस होता है, इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, और इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, क्या होती है, समझ गया। अब बात करता हूं दूसरे मिरर की, स्पेरिक प्लेन मिरर, किसकी बात करता हूं, प्लेन मिरर। ध्यान दीजिए भैया, प्लेन मिरर, भैया तो देखिए प्लेन मिरर जो होता है ना, बहुत बड़े स्पेयर से काटा जाता है। किससे काटा जाता है, अगर बहुत बड़े स्पेयर से बहुत छोटा पार्ट काटोगे तो कैसा रहेगा, वो प्लेन ही तो रहेगा। तो प्लेन मिरर जहां से ऑब्टेन किया जाता है वो बहुत बड़ा स्पेयर होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा स्पेयर होता है, समझ गए। तो क्या हो रहा है, कॉपी करो, एक बारी कॉपी करो यार, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना सब कुछ।
डेफिनेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया ये? भाई सचिन आया नहीं था, ज्यादा नजर लगा रहा है। अरे मैच खेल रहा देख रहा हूँ नजर लगा के देखिए भैया, प्लेन मिरर obtain from infinitely आ गया, चलो obtain from infinite लिखी दो इनफाइनाइटली लार्ज स्पेयर, बहुत बड़े स्पेयर से इसको काटा जाता है। ठीक है भैया, तो जब इसको बहुत बड़े स्पेयर से काटा जाएगा, देखिए थोड़ा हैंग हो रहा है, देखिए ठीक है, ये आपका यार, चलो तो ध्यान रखना, जिससे काटा गया ना उस स्पेयर की रेडियस क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। जिस स्पेयर से काटा गया उसकी रेडियस क्या है? इनफाइनाइट है। उसकी शेप कैसी होगी? प्लेन। कैसी होगी? प्लेन हो जाएगी, लगभग प्लेन जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, और जिसकी रेडियस, जिस स्फीयर की रेडियस इनफाइनाइट होती है, उसकी जो फोकस होता है वो भी क्या होता है भैया? इनफाइनाइट ही माना जाता है। क्या माना जाता है? इनफाइनाइट। समझ गए भैया? ये इसमें आप अपना मुंह देखते हो। आगे बढ़े। ठीक है, अपने पास दो टाइप के मिरर है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में आपका कुछ इस शेप का होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये शेप का होता है। यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होते हैं भैया? डेफिनेट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ भी क्या होती है? इनफाइनाइट होता है। और आपको बता दो भैया, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? 1/f। क्या होता है? पता ना, 10th क्लास में पढ़ा पावर। तो भैया अगर फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लेन मिरर के बारे में केवल आपको इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि भैया यहाँ पर आपका फोकस क्या होता है? इसका इनफाइनाइट होता है। पावर क्या होती है? 0 होती है। कुछ और बातें बता देता हूं मैं आपको। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है? 1/f = 1/v + 1/u प्लस लगता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस लगता है। तो फोकस क्या होता है इसका भैया? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? तो 1/v और प्लस 1/u। तो ये आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो गया। ये 1/v + 1/u, तो इसको ले आओगे 1/v = में 1/u। तो इसको ऊपर कर लो, दोनों को उल्टा सीधा कर लो। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूं मैं कि अगर आप किसी भी प्लेन मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हो तो आपकी इमेज कहां बनेगी? 4 मीटर अंदर की तरफ। समझ गए भैया? 4 मीटर अंदर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भैया, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज, आप 10 मीटर पे खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी? 10 मीटर पे। आप 20 मीटर पे खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज कहां बनेगी? 20 मीटर पर। क्योंकि इसका फोकस क्या होता है भैया? इन्फिनिटी होता है। समझ गए भैया? तो ध्यान रखो, ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। किसके मिरर में, किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो। आता भैया साइन कन्वेंशन। क्या आता भैया? साइन कन्वेंशन। पता नहीं क्या होगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना, नोट में कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम कहां से मेजर किया जाता है भैया? पोल से। जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने, सब कहां से मेजर करोगे? पोल से। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। पोल से ही स्टार्ट करोगे।
पोल से ही लेफ्ट में जाओगे, पोल से ही राइट में जाओगे, पोल से ही, हाँ, जो भी डिस्टेंस अभी आ रहा है पता लग जाएगा तुमको, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पोल है। पोल से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? और अगर पोल से आप लेफ्ट साइड में आओगे तो क्या होगा, या पोल की तरफ आओगे तो भी, सॉरी ये ठीक है, पोल से राइट साइड में जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहोगे तो क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है भैया। अब देखिए सम इंपोर्टेंट टर्म्स, ध्यान दीजिए भैया। सम इंपोर्टेंट टर्म्स, है कैसी गंदी राइटिंग आ रही है। इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, क्या हो रहा है ये पता नहीं क्या चल रहा है, रिलेटेड फ्रॉम मिरर। मिरर में कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर से जब ऐसे काटा जाता है, इस तरीके से काटा जाता है, और ये वाला पार्ट क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया। होलोस्फीयर था, ये क्या था, होलोस्फीयर था। और होलोस्फीयर का ये वाला पार्ट कर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया गया। और ये वाला पार्ट क्या, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग ये क्या है भैया, ये पॉलिश पार्ट है पीछे वाला, पॉलिश्ड। और ये क्या है, स्मूथ। ये क्या है, स्मूथ। तो इसे कहते हैं भैया कॉनकेव मिरर। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप ऐसे काटते हो और ये वाला पार्ट पॉलिश कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या है भैया, स्मूथ पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, पॉलिश्ड पार्ट। क्या हो गया, पॉलिश। तो ये बन जाता है आपका भैया कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भैया। अब ये देखिए, ये पोल है, यहाँ पर एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है, पी डैश। यहां से ये लाइन जो जाती है पीपी डैश, ध्यान दीजिए, पहले रुक जाइए। पीपी डैश को हम कहते हैं भैया प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर है, इसे कहते हैं भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं भैया, इसको कई बार सी से भी लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं, तो सी क्या है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए भैया, आपको पता है भैया, ये जिस पेयर से काटा गया है, ये जिस पेयर से काटा गया उस पेयर का सेंटर क्या है, ये है सी या ओ। सी या ओ जो है आपका, वो इस पेयर का सेंटर है। और वही सेंटर क्या है, इस कर्व का भी है, क्योंकि ये कर्व क्या दिया है, इसी ये जो ये कर्व ही तो, अगर इसे काट के ऐसे कर दूंगा तो ये कर्व ही तो होगा। इसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो इस कर्व का जो सेंटर है वही क्या, इस पेयर का सेंटर है। तो इसीलिए इस कर्व का सेंटर भी यही होगा, क्योंकि ये जो कर्व काटा गया वो इसी स्पेयर से काटा गया। तो इस पेयर का सेंटर और इस कर्व का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। तो इसी के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे। अच्छा, ये क्या होगा, ये ओ से ओपी जो होगा, पीसी जो होगा उसे क्या कहेंगे, वो रेडियस है, स्पेयर की रेडियस है। और आपको पता है स्पेयर से ही वो कर्व काटा गया है, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, या तो स्पेयर की रेडियस या कर्व की रेडियस। तो ठीक है भैया, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको बता दूं, इसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। अच्छा, ये हो गया आपका एफ। क्या हो गया, एफ। तो पी एफ क्या होगा, फोकल लेंथ। क्या होगा, फोकल लेंथ। और इसको लिखते हैं भैया कैपिटल स्मॉल एफ से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये लाइन हमने खींच रखी है ए से लेके बी तक, और ये ए डैश बी डैश, इसको क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं भैया लीनियर एपर्चर। क्या कहते हैं इसे भैया, लीनियर एपर्चर। क्या कहते हैं इसे, लीनियर एपर्चर। क्या है ये जितना बड़ा होता है कर्व उतना ज्यादा क्या होता है, कम होता है। इसकी वैल्यू को ए बी को बढ़ा दो तो कर्व क्या होगा, सीधा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कम कर दो तो कर्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अगला क्या है भैया, पी पोल। क्या कहलाएगा भैया, पोल। ठीक है भैया, समझ गया। तो ये चीजें ध्यान में रखना। और इसी तरीके से आपको कोई इसे बंद कर दिया।
ठीक है, फटाफट कॉपी करो इसे जल्दी से करो। अब बात करते हैं ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। अब ठीक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, तो अपने पास चार प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए भैया, अगर आपकी जो रे है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगी, फोकस से। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है यदि आपकी रे पोल पर गिर रही है तो वो क्या होगी, उसी एंगल से चली जाएगी वापस। ठीक है भैया। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपकी जो रे है, ठीक है, वो फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी भैया, पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है, चौथा कहता है यदि आपकी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है, कहां आ रही है, तो भैया रिफ्लेक्शन के बाद वापसी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। ये चार प्रिंसिपल, अगर आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ में आता है तो आप कोई सभी रे डायग्राम आराम से बना सकते हो। इन्हीं चारों से के कॉम्बिनेशन सारे रे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरेलल फोकस से, जो फोकस है वो पैरेलल, जो पोल पर गिरेगी वो सीधा क्या होगी भैया, पोल से ही निकल जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर कर्वेचर से निकल जाएगी। समझ गए भैया? इसका लॉजिक किसी को पता है? क्योंकि आपको पता है भैया यहां से जो लाइन गई है वो क्या है भैया, वो परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है सेंटर से जो लाइन खींचते हो कर्व की तरफ, वो रेडियस होता है। क्या होता है? और रेडियस हमेशा कर्व के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रे भी क्या जा रही है, परपेंडिकुलर। रे और जो एक्चुअल में आपको बता दूं तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने अभी बताया नहीं ना आपको। अरे यार, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे, इधर बनाना चाहिए था मुझे। चलो खैर कोई नहीं, बता दो। ठीक है, पता तो हो गई वैसे भी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर होता है। चलो खैर फिर भी लिखवा दूंगा। ठीक है भैया, तो भैया देखिए चलो पहले लॉ, ये चार पता लग गया, चार प्रिंसिपल। यहाँ पे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया, ये आपकी भैया आपका मिरर है। क्या है ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी क्या इंसिडेंट रे, और ये क्या है भैया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई है और ये एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिए बेटा, पहला लॉ कहता है एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल, हाँ ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये पंखा बंद कर दिया मैंने, यहाँ पे बिल्कुल होने आ रही। एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर। और दूसरा कहता है भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब समझ लीजिए इसको जरा, सेम प्लेन का मतलब समझ लीजिए। आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है भैया कि जैसे मैंने इस बोर्ड पर एंगल इंसिडेंट रे को कहा खींचे, इस बोर्ड पर, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी कहा खींचूंगा, इस बोर्ड पर ही खींचूंगा। इस बोर्ड से ना तो बाहर रहेगा ना अंदर की तरफ रहेगा। समझ गए? अगर मैं इंसिडेंट रे को इस बोर्ड पे खींच रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे को भी क्या करूंगा, इसी बोर्ड पे खींचूंगा। और नॉर्मल भी कहां बनेगा, इसी बोर्ड पर। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के बाहर निकल जाए, बोर्ड के पीछे चली जाए। समझ गए भैया? ये इसी बोर्ड पर ही रहेगा। समझ गए? एक ही प्लेन पर। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आते हैं भैया, अभी हाँ हो गया, बाकी तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन होता है, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ध्यान दीजिए बेटा, और आपको पता ये होता है आर इक्वल्स में 2f के बराबर, आर इक्वल्स टू। लेकिन इसकी डेरिवेशन एक बार ये आ गई थी 3 नंबर की, किसी को नहीं आता था, किसी टीचर ने करवाई नहीं थी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी आ सकता है। लेकिन डेरिवेशन इसकी आ गई थी 2018 के क्वेश्चन पेपर मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई बच्चा नहीं करके आया, तो किसी को पता ही नहीं था भैया डेरिवेशन भी आ सकते, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। डेरिवेशन में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, तो ये छूट गया। लेकिन भैया बहुत आसान डेरिवेशन है। ठीक है,
ये क्या है भैया? कनकेव मिरर। क्या है ये? क्या है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा अभी रुक जाइयो, कोई मत करियो, ठीक है। एक रे क्या रही है? पैरेलल। क्या रही है? पैरेलल वाली कहां से आती है भैया? फोकस, सबको पता है ना। अब आपको पता है ये इंसिडेंट है, ये क्या है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। तो आपको पता है नॉर्मल जब मैं खींचूंगा तो ये क्या है भैया? आपका नॉर्मल। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ठीक है, ये नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल है। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा, सरकमफेरेंस से खींचा गया नॉर्मल, ये क्या है? इसके ऊपर नॉर्मल है, ये लाइन के जो है वो सरकमफेरेंस के ऊपर क्या है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये लाइन जो है डॉटेड लाइन है, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। आपको बता दूं, जो सरकमफेरेंस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा आता है वो एक्चुअल में क्या होता है? उस कर्व की रेडियस होती है। क्या होती है? ये आपकी रेडियस है। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या? रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि आपको बता दूं कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर रेडियस होती है। क्या होती है? और ये भी कर्व के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा? रेडियस हो। और रेडियस कहां पे आके मिलता है? सेंटर से। कहां से मिलता है? बात सुन में नहीं। अब आपको पता है ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा? आई ही होगा, पता है ना। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच की दूरी को आप कैपिटल एफ लिखते हो। क्या लिखते हो? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को आप क्या लिखते हो? कैपिटल आर। क्या लिखते हो? और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को आप लिखते हो एफ, स्मॉल एफ। पता ना आपको? समझ गया? अब देखिए भैया, यहां पर हम देख रहे हैं हियर इन ट्राइंगल नाम दे दीजिए, ए सी दे रखा है, एफ ही रखा है, ए सी एफ। ए सी एफ में देखे होगा, तो ए सी एफ ट्राइंगल में आपका एंगल आई बराबर में एंगल आर है। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल आई होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते तो ट्राइंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है? ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया। ये ट्राइंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भैया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये हो गया तो उसकी दो साइड क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। कौन सी? जहां पर एंगल बन रहा है। तो हियर सो सी एफ, यहां से लेकर देखिए, ये देखिए सी एफ किसके बराबर होगी? एफ ए के। सी एफ बराबर में एफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन। समझ गया? अब यहां पर एक एजम्पशन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इफ ए इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, ये जो ए पॉइंट है वो पी के क्या बहुत पास में है, तो आप देखोगे कि ये जो बन रहा है, ये देखो यहां से यहां तक, ये जो बन रहा है इसको मैं अलग से बना रहा हूं। ये ए है, सॉरी, ये ए है, ये क्या है भैया? पी है, और ये क्या है आपका? एफ है। अगर ए जो होगा पी के बहुत पास में होगा तो ए एफ और एफ पी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इन दोनों को बहुत पास पास बना दो तो इन दोनों की साइज भी क्या होगा? बराबर ही होगा। समझ गया? तो बस यही कहना है भैया, अगर ए और पी आपस में बहुत पास पास में है, ठीक है, सो एफ एफ ए यानी ये साइड बराबर में एफ पी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये होगी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अपना क्या रखा है? सी एफ किसके बराबर रखा है? एफ ए के। और एफ ए किसके बराबर रखा है? एफ पी के। और एफ पी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एफ है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। समझिए? ये आपके बराबर हो गया। यानी दोबारा बोलो, ये वाली साइड, ध्यान दीजिए भैया, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से दोनों साइड बराबर हो गए। मैंने कहा ये और ये दोनों बहुत पास पास में, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? इसके बराबर होगी। समझ गया? तो वही लिखा हुआ मैंने इक्वेशन। ठीक है। वी ऑल्सो नो क्या? कि जो ये आर है, ये यहां से यहां तक की दूरी जो आर है वो किसके बराबर होगी? सी एफ प्लस एफ पी के।
आपको पता सी एफ और एफ पी दोनों की वैल्यू क्या है, एफ के बराबर, तो आर इक्वल्स में क्या हुआ एफ प्लस एफ, 2f बराबर में आर, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई आर बाय में, ठीक है भैया, समझ गया। तो ये थी यार डेरिवेशन, यही तक मैंने पिछले बैच में कराया था, देख लीजिए, इसको कॉपी करना है 5 मिनट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब कल की क्लास में, मॉर्निंग क्लास में भैया कल रिवीजन होगी, आज से लेके 9:30 चैप्टर नंबर